लेकिन ये मुखबिर वाली बात है, अब इसी के अगर उदाहरण लें हम अपने ये नक्सल कॉरिडोर्स का, तो यहाँ तो 1-1 करोड़, डेढ़-डेढ़ करोड़ के इनाम हैं जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स हैं उनके। जी हाँ, जी और हाँ, जी देखिए हाँ। वो सफल भी कितना हुआ, पहले तो नहीं हुआ, लेकिन अभी जो है वो अमित शाह जब से होम मिनिस्टर बने हैं, तब से उन्होंने उसका जी, जी, जी। एक तरह से जी, जी। कॉल उठाया और ये जी। सारा इतना गहरा जो 40% एरिया जिसने भारत का काबिज़ कर रखा था, उसको ख़त्म कर जी। दिया, इसी तरीके से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2008 में मैं डीजीपी था। मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे। जो सालाना डीजीज़ कॉन्फ्रेंस होती थी, उसमें अजीत डोवल साहब ने आकर के एज़ डायरेक्टर आईबी संबोधित किया और ये कहा कि भारत की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म है। और भारत का 40% भूभाग इससे आच्छादित है और इम्पैक्टेड है। जो रेड कॉरिडोर है, पशुपति से तिरुपति तक, पशुपति से तिरुपति तक, और उसको निकालने की कोशिश की, जो खाद्य पदार्थ से और खनिज से पूरी तरीके से सर्वाधिक संपन्न है, उस एरिया को अपने कब्जे में लेना, प्रोटेक्शन मनी लेना। और उस दौर में उत्तर प्रदेश के भी 5 जिले आच्छादित थे, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, और वहां थानों पर हमला हो जाता थे, खोराडीह वगैरह पे अटैक होता था, और 100 की तादाद में आ जाते थे और ऑटोमेटिक वेपन से जन अदालत चलाते थे। और जन अदालत में कहते थे 6 इंच छोटा कर देंगे। 6 इंच छोटा करने के मतलब गला काट देंगे गणासे से, उसी के खून से चेतावनी लिखेंगे, और फिर वहां पे लाश के साथ वहीं बगल में नृत्य होगा और भंडारा होगा, और लोगों कहेंगे देखो हम है असली शक्ति, सरकार वरकार कुछ नहीं है। लेकिन आपने देखा कि जो समग्र तरीके से जो अभियान चला करके आज की तारीख में ये संतोष का विषय है कि ये दावा है कि 31 मार्च 2026 तक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पूरी तरीके से भारत में समाप्त हो जाएगी, और हो जाएगी। क्योंकि जो आपके रिजल्ट आपके सामने आए हैं, अगर मैं आपके सामने बताऊं, तो 53% डिक्लाइन है लेफ्ट विंग ऑफेंसेस में आज। सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कैजुअलिटीज है उसमें 73% डिक्लाइन है। सिविलियन डेथ में 71% डिक्लाइन है। 1225 चरमपंथियों ने आत्मसमर्पण किया है। 270 न्यूट्रलाइज हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 427 अगर तेलंगाना के आसपास जिन्होंने सरेंडर किया है, तो सामान्य बात नहीं है। और आपकी बात है जिनके करोड़ों के नाम थे, जो 40 साल से ऊपर क्रियाशील थे, जैसे बी प्रसाद राव और बद्दी प्रकाश, इनके ऊपर लाखों रुपए की इनाम घोषित थे। और ये एक 40 साल से और एक 42 साल से क्रियाशील थे। लेकिन सरकार की विश्वसनीयता देखिए, शासन के आह्वान पर उन्होंने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के उपरांत सरकार ने जो पुरस्कार की राशि थी, ये देख लीजिए कितना नैसर्गिक न्याय कि उसका डिमांड ड्राफ्ट बना करके उनको दिया। ऐसा नहीं था कि पुरस्कार राशि पचा गए। आत्मसमर्पण के बाद जो घोषित धनराशि थी इनाम की, वो उनको डिमांड ड्राफ्ट से उनको दी गई। लेकिन आप पूछेंगे आखिर इस सक्सेस स्टोरी का कारण क्या है? मैं बड़े संक्षेप में बताना चाहूंगा कि जो टेक्नोलॉजी हम लोग सोचते थे कि हमको इस्तेमाल करें, लेकिन शायद पर्याप्त वो रिसोर्सेस नहीं थे या शायद इच्छा शक्ति नहीं थी, वो आज इस्तेमाल हुई है। सबसे पहले एआई बेस्ड डेटा एनालिसिस, दूसरी ड्रोन सर्वेलेंस, तीसरी सैटेलाइट इमेजिंग, और जिस तरीके के ऑपरेशंस होते थे जैसे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन कगार, और वहां पर जो रिहेबिलिटेशन का था कि एक बस्तरिया बटालियन बनाया गया। बस्तरिया बटालियन में वहीं के 400 लड़कों को रिक्रूट किया गया। और जहां पर बीजापुर, सुकमा, दांतेवाड़ा, आपको याद हो, ये बिल्कुल जल रहे थे। यहां पर अगर आपने इतना रिक्रूटमेंट किया, वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बच्चों को दी, वहां पर आपने अगर ऐसी कार्रवाई की, क्योंकि हमको भी याद है कि जब हम लोग मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली में कुछ भी बना लें, मोबाइल टावर लगवाए, मोबाइल टावर काट देते थे नक्सलाइट आकर। सड़कें बनती थी, सड़कें उखाड़ देते थे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, प्राइमरी स्कूल में अगर मास्टर डॉक्टर जाते थे तो उनको मार कूट के भगा देते। मतलब सरकार का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं हो पाता था। लेकिन अब ये जो परिवर्तन आया है, और इसके अलावा दूसरे चरण में देखिए, एनआईए ने इनकी 40 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, ईडी ने इनकी 12 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, और सेंटर ने जो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर था उसमें 3,331 करोड़ दिया है, जो कि 155% की वृद्धि हुई है। जब आप देखेंगे जितना बजट बढ़ाएंगे, टॉप ग्रेड आप ऑपरेशन चलाएंगे, उन ऑपरेशंस के साथ साथ आप ये भी देखेंगे
दूसरी चीज में 2 बातें व्यक्तिगत जो मैं बताना चाहूंगा आपको, वो ये थी कि हम लोगों ने भी नक्सल से किया है। लेकिन पहली चीज ये थी कि मैं आईजी बनारस था, जहां पर आपका मिर्जापुर, सोनभद्र 2 जो जिले थे वहीं पे थे। और बगल में ही बिहार में रोहतास था। रोहतास का किले में इनकी पासिंग आउट परेड और इन्वेस्टिचर सेरेमनी होती थी, माओवादियों की। अच्छा, किले के जी, अंदर? जी। वो एक तरीके से उनका अरे क्यों, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? जहानाबाद जेल ब्रेक आप जानते हैं, ट्रेन हाईजैक हम्म, आप जानते हैं, ये सब हुआ था 2006 के आसपास। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा भाई ऐसा करो, हम रेड तो कर नहीं पाएंगे। हमने एक क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन चला के इसकी वीडियो बनवा ली। वीडियो बनवाने के बाद जब भारत सरकार में नक्सलिज्म के ऊपर जब चर्चा होनी थी तो मैं गया भारत सरकार में। बिहार के भी संबंधित आईजी ऑफिसर्स आए थे। तो मैंने कहा कि सर, ये बड़े शर्म की बात है कि आप यहाँ रोहतास के किले में इनकी पासिंग आउट परेड होती है, इनकी मेडल सेरेमनी, अलंकरण समारोह होता है, और आप मेरी इंटेलिजेंस देने के बाद आप लोग कुछ करते वर्ते नहीं। तो वहां क्या जी साहब, प्रणाम सर, हम हाथ में गंगा जली लेके कह सकते हैं बाय फादर कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने कहा मालूम था आप यही कहेंगे। लैपटॉप खोलो, लैपटॉप खोल के हमने कहा जरा ये वीडियो देख लीजिए, पहले ये वीडियो देख लीजिए। और वहां पर माओ से तुंग जिंदाबाद, दुनिया भर की बातें, क्रांति की शुरुआत बंदूक की नाल से होती है, और बेगुनाह कुछ लीटर खून अगर बह जाए तो उससे आदमी को उद्बलित नहीं होना चाहिए। हमने कहा सुन लो भाई, तो आप सुन लीजिए। और आप तो कह रहे थे बाय फादर, गंगा जली हाथ में लेके हम कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। एक और मिसाल दूं मैं आपको। छत्तीसगढ़ के डीजी साहब थे, वही डीजी कॉन्फ्रेंस में। हमने कहा ये बताइए कि आप लोग ये जो टेक्नोलॉजी इसको इस्तेमाल करके बस्तर के जंगलों को इन्फिल्ट्रेट क्यों नहीं करता है? तो वो हमसे बहुत सीनियर थे, तो उन्होंने ये कहा, तो विक्रम लगता है कि तुमने कभी बस्तर का जंगल देखा नहीं। हमने कहा ये सही है कि मैंने बस्तर का जंगल नहीं देखा, लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा है, और मैंने कभी अपने को असहाय नहीं समझा है। आप अगर चाहें तो मैं कुछ आपको परामर्श देना चाहता हूँ, ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कीजिए और तमाम चीजें हैं, आप कुछ आगे तो बढ़े। लेकिन अभी उनकी तरफ से चैलेंज हो रहा है, गोली चल रही है, और हम कुछ नहीं कर रहे सिवाय घर में बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो ऐसे तो हो चुका फिर एंटी नक्सल ऑपरेशन। तो ये जो मनोस्थिति थी, मैंने 2 स्टेट की उदाहरण दिया आपको। आज की तारीख में जो कोऑर्डिनेशन है, शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस है, रियल टाइम शेयरिंग है, और जो क्लोज आपका चेन ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ एक्शन, जो तरीके से चलाए जा रहे हैं, वो अपने में ही गेम चेंजर्स रहे हैं। और एक समाधान डॉक्ट्रिन एक आई है। समाधान डॉक्ट्रिन के बारे में मैं बताना चाहूंगा, स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, actionable intelligence, dashboard based KPIs and KRAs, harnessing technology, जो कि मैंने अभी निवेदन किया था आपसे, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। तो नक्सलियों की जब आपने आमदनी का जरिया सब खत्म कर दिया, इनका एक सबसे ज्वलंत उदाहरण था, एक टेकी कुमार है, गूगल पे अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि एक बीटेक का ग्रेजुएट था, इसने 3 अपने कारखाने लगाए, एक में बैटल ग्रुप, एक में बैरल ग्रुप, और एक में ऑपरेटिंग ग्रुप, जो 9 इंच मोटर होता है जिससे कि आप थाने तक उड़ा सकते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग ये करता था। अब तीनों जगह से जहां डिमांड आती थी, तेलंगाना से लेकर के छत्तीसगढ़ तक और उत्तर प्रदेश तक, जहां चाहता था इसके आदमी आते थे अलग अलग। आप एक जगह पकड़े तो साहब ये तो पाइप है, दूसरी जगह पकड़े तो आप कह देंगे साहब ये तो स्टैंड है, ट्रिपॉड है, तीसरी जगह पकड़े तो कहता ये तो साहब ये जो पानी की टंकी होती है उसकी मशीन है। फिर जहां गंतव्य पे पहुंच गए, असेंबल करके 9 इंच मोटर, और इतनी भयानक होती थी वो, रॉकेट लॉन्चर, 9 इंच मोटर, उससे थाने तक। आज ये सुख किसी चरमपंथी को नहीं मिलेगा कि जा करके वो पैसा उगा ले, या अलग अलग आउटसोर्स करके अपनी 3 फैक्ट्री के जरिए फिर एक जगह असेंबल करके ऐसे घातक और खतरनाक हथियार बना ले। वो चीज संजय जी आज संभव नहीं है, और चूंकि संभव नहीं है, इनकी तो कमर गई है टूट। लेकिन जो 2 उदाहरण मैंने आपको दिए, कहीं न कहीं कुछ सरकारें उस दौरान इनके साथ मिली भगत थी, इनसे लाभान्वित हो रहे थे, और इसीलिए इनकी तरफ कार्रवाई नहीं कर रहे थे। वरना मजाल है रोहतास फोर्ट में आपकी ये पासिंग आउट परेड हो जाए, डीजी ये हाँ, कह दे बिल्कुल, कि बिल्कुल, बिल्कुल। इसी को अगर ट्रांसप्लांट करें वापस धुरंधर मूवी में, तो आप देखते हैं कि वो जो रहमान डकैत था, उसको
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट था और उसको चुनाव भी लड़वाया गया और उसी की सहायता से चुनाव जीते जाते थे। और वहाँ वो जो लियारी टाउन जिसका नाम है, उसमें उसका पूरा दबदबा था। और ऐसा हम भी देखते हैं कि आप देखिए, अगर लालू प्रसाद के राज में बिहार का क्या हाल था। तो ये शहाबुद्दीन तो मैं तो सीवान गया हूँ साहब, शहाबुद्दीन के टाइम पे। मैं एक ऑब्जर्वर नियुक्त हुआ था महाराजगंज क्षेत्र में। महाराजगंज जो है वो सीवान और छपरा के बीच में पड़ता है, हेडक्वार्टर हमारा छपरा था। तो चूँकि महाराजगंज में थे तो इसलिए सीवान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी तारतम्य करना था, तो उसके लिए हम सीवान गए थे। तो सीवान में जो ऑब्जर्वर साहब थे वो कह रहे थे कि साहब कि यहाँ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम्म, और बड़े प्रसिद्ध आईएएस ऑफिसर थे वो, महाराष्ट्र कैडर के। तो कह रहे साहब हम तो हेल्पलेस हैं यहाँ पे। हम कुछ भी कर लें, एक भी आदमी यहाँ पर पोस्टर लगाने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि साहब कि शहाबुद्दीन तो अगर मक्खी भी उसको इरिटेट करती है तो उसको भी गोली से ही मारता है वो। तो इस तरह का उसका आतंक था। तो एक ही यही हमको इस शहाबुद्दीन थोड़ी थे। मूवी में जो दिखाया गया है, मुझे लगता है उसी प्रकार का कुछ सिनेरियो है। जैसे संजय जी आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो चूंकि बनारस में रहा हूँ, तो बनारस और इस वक्त बॉर्डर के एरिया, शहाबुद्दीन का टेरर उस तरफ था, बॉर्डर के उस तरफ। तो एक बार बॉर्डर मीटिंग में हमारे आईजी सूर्य कुमार शुक्ला एसएसपी बनारस वो गए थे बॉर्डर में। बॉर्डर मीटिंग हो रही थी सीवान में। एकदम से उनका शाम को 6 बजे फोन आया डाक बंगले की, सर यहाँ तो शहाबुद्दीन ने चढ़ाई कर दी है डाक बंगले पे और गोली चला रहा है। तो मैं कहूँगा गोली का जवाब गोली से दो, आत्मरक्षा में तुम्हारा अधिकार है, धारा 96 से 106 आईपीसी के अंतर्गत अपनी और दूसरों की आत्मरक्षा में चलाओ गोली। और उसने जो जवाब दिया तो ये आप सुन लीजिए, सूर्य कुमार शुक्ला ने कहा, जैसे ही सर गोली का जवाब गोली से आया, बर्स्ट फायर निकली, हमारे एलएमजी में हम लेके गया था और AK-47, जैसे ही बर्स्ट फायर किया हमने, शहाबुद्दीन ने कहा, अरे भाई भाग जाओ, यूपी वाले हैं, बिहार वाले नहीं है, आप समझ रहे हैं, ये यूपी वाले हैं, बिहार वाले नहीं, यहाँ नुकसान हो जाएगा, भाग लो। और वो तुरंत भाग गया दुम दबा करके। लेकिन जब ऊपर के शीर्षस्थ नेतृत्व का प्रसाद प्राप्त होता है, तो चाहे आपका बिहार तबका था या उत्तर प्रदेश में ददुआ क्या कहता था, मोहर लगेगी हाथी पे, नहीं गोली लगेगी छाती पे। ऐसा नहीं कि हम लोग उससे अछूते रहे। उत्तर प्रदेश में भी ये कुप्रभाव, इस तरीके के धतूरे के बीज यहां पर भी थे। तो लेकिन उनका उन्मूलन हो गया। शहाबुद्दीन वैसे अपने कर्मों से ऊपर चले गए। लेकिन जो एक भयावह स्थिति, एक दुस्वप्न था, तो संजय जी इस चीज को देखना बिना स्टेट के, आपने भी यही कहा कि ये जो रहमान डकैत था, ये बताया जाता है कि जब बेनजीर भुट्टो के ऊपर आक्रमण हुआ तो रहमान डकैती बेनजीर की गाड़ी चला रहा था। अब ये कितना सत्य कि नहीं, लेकिन ये बड़े रिपोर्टेड, बहुत ही रिलायबल सोर्सेस ने कहा था कि कितना नजदीक एक डकैत हो सकता है, कितना नजदीक एक अवांछनीय व्यक्ति टू पावर। जब बेनजीर भुट्टो से ज्यादा पावरफुल यू पाकिस्तान के अगर 4 लोगों टॉप मोस्ट में, तो बेनजीर भुट्टो उन 3 में से रहेंगे, 4 भी नहीं, टॉप 3 में से बेनजीर भुट्टो रही होंगे उस वक्त। लेकिन वो बगल में बैठ करके सत्ता का सुख भोग रहा था और ये बात दिखाई पड़ रही थी। जी, बिल्कुल। और इसीलिए ये जो धुरंधर मूवी है वो इतनी लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि इसमें जो सच्चाई है वो दिखाई गई है। इसमें जो है सच्चाई दिखाई फैंटेसी गई नहीं है। है, इसमें और सच्चाई है। चूंकि नहीं, कोई फैंटेसी नहीं है, ये तो आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं। और लोगों ने इसके बड़े बड़े टोटके किए, ये फेल हो जाए, बड़ा दुष्प्रचार किया, बड़ी भ्रामक बातें कही। हमारे यहाँ जो लेफ्ट लिबरल्स हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल बकवास है, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा कर रहा है। मैंने हम अपनी हिफाजत की कोई बात करें तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा, पाकिस्तान नाराज हो जाएगा। लेकिन बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला, जैसे ट्रक के पीछे लिखा रहता है। आज 250 करोड़ की मूवी के, मैंने सुना है कि 550 करोड़ की आमदनी आज तक हो चुकी है, अर्निंग हो चुकी है। और ये पार्ट 2 बाकी है। पार्ट 2 बाकी है अभी। वो जो 280 करोड़ लगे हैं उसमें दोनों पार्ट बने। अरे वाह, तब तो और भी अच्छी बात है कि अभी तो अर्निंग शुरू, अभी तो आपकी बुहनी हुई है, अभी तो शुरुआत श्री गणेश हुआ है। आगे देखिए कैसे होता है, क्योंकि देखिए ये बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और भी इस तरीके के बाद प्रयास। मैं तो साधुवाद दूंगा पूरे कास्ट को, डायरेक्टर को, जिसने सच्चाई भारत के दुनिया के सामने लाके रखी।